साथियों नमस्कार। आज हम एक वीडियो और लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे सीडीपी के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। ये सीरीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। आइए चलिए इसके बारे में हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिस इसकी करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीक्यू। एक प्राथमिक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर तटस्थ भाषा जैसे पुलिस ऑफिसर के स्थान पर एक पुलिस पर्सन का प्रयोग करती है। उसका प्राथमिक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल न्यू है। देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा? जेंडर रूढ़िवादिता को सुदृढ़ करना, रॉन्ग। बी है हमारा छात्रों के स्कीमा में जेंडर की सामाजिक संरचना को चुनौती देना। सी है राजनीतिक शुद्धता, पॉलिटिकल करेक्टनेस का पालन करना। और डी है लड़कों के प्रभुत्व को कम करना। तो यहाँ पर क्या है हमारा आंसर? यहाँ पर बी है, छात्रों के स्कीमा में जेंडर की सामाजिक संरचना को चुनौती देना। नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, लड़कियों को गणित और लड़कों को खाना पकाने की गतिविधियों में शामिल करना किसका उदाहरण है? जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर निरंतरता, जेंडर भूमिका प्रत्यावर्तन को चुनौती देना, जेंडर स्थिरता, जैविक नियतिवाद, बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म। तो यहाँ पर भी देखिए आपका आंसर करेक्ट क्या होगा? बी, जेंडर रोल रिवर्सल। यानी कि जो जेंडर के जो रोल हैं उनको यहाँ पर रिवर्स करके जेंडर भूमिका को चुनौती दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है, शिक्षक अक्सर लड़कों को अधिक कठिन प्रतिक्रिया देते हैं और लड़कियों को नरम प्रतिक्रिया। यह प्रच्छन्न पाठ्यक्रम यानी हिडन क्यूरिकुलम का क्या दर्शाता है? यह प्रच्छन्न का पाठ्यक्रम क्या दर्शाता है? इस प्रकार के जो व्यवहार है, प्रतिक्रिया है, वो इसमें क्या दर्शाती है? डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट, विभेदक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से जेंडर समाजीकरण, लड़कों की सीखने की क्षमता, कक्षा प्रबंधन की एक सामान्य तकनीक, लड़कियों की भावनात्मक संवेदनशीलता का सम्मान। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ए, ये डिफरेंशिएटेड रेनफोर्समेंट के माध्यम से जेंडर का समाजीकरण है। इस प्रकार का हिडन क्यूरिकुलम ये दर्शाता है लड़कों को कठिन प्रतिक्रिया और लड़कियों को नरम प्रतिक्रिया। नेक्स्ट 4, पियाजे के अनुसार एक बच्चा संरक्षण कंजर्वेशन में विफल रहता है क्योंकि वह अपरिवर्तनीयता इरिवर्सिबिलिटी से ग्रस्त है। यहाँ अपरिवर्तनीयता किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? देखिए, वस्तु स्थायित्व, केंद्रीकरण, जीववाद और निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? ये वाला, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। ये पियाजे का ये वर्ड है, सेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा 5, वाइगोत्स्की के जेड पीढ़ी में सोशियो कल्चरल केवल संदर्भ केवल सहायता नहीं है बल्कि वह सीखने का आधार है। यदि एक छात्र को अत्यधिक इसके फोल्डिंग दी जाए तो क्या परिणाम होगा? यानी कि इसकी सपोर्ट जो टेम्परेरी सपोर्ट है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और उसको काफ़ी देर तक हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसका क्या परिणाम होगा? वह अधिक आत्मनिर्भर बनेगा, उसकी आंतरिक वाक विकसित होगी, उसमें सीखी गई असहायता विकसित हो सकती है, उसका जेड पीढ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा सी, उसमें सीखी गई असहायता यानी कि लर्न हेल्पलेसनेस ये वाली विकसित हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती।
नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच मुख्य सैद्धांतिक मतभेद क्या है? इन दोनों में जो मतभेद है वो क्या है? भाषा का संज्ञान पर प्रभाव, बच्चों को सक्रिय निर्माता बना मानना, विकास का जैविक आधार और डिस्कवरी लर्निंग खोजपूर्ण अधिगम। तो इनके दोनों के बीच में जो सैद्धांतिक मतभेद है वो किस चीज को लेकर है? ये वाला भाषा का संज्ञान पर प्रभाव। ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, एक छात्र अपनी स्वयं की सीखने की रणनीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करने में सक्षम है। वह किस प्रकार के कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? अपनी जो सीखने की जो रणनीतियां हैं उसकी निगरानी और मूल्यांकन करने में भी वो सक्षम है। तो किस प्रकार के कौशल का जो वो कर रहा है वो? संवेदी संज्ञान, प्रसंज्ञान, रटने की स्मृति, चयनात्मक ध्यान। तो ये क्या आएगा? मेटाकॉग्निशन। ये आंसर होगा मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट 8 पोर्टफोलियो मूल्यांकन को मानकीकृत परीक्षण से बेहतर क्यों माना जाता है? जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है उससे बेहतर पोर्टफोलियो असेसमेंट को क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है यह समय बचाता है, यह छात्र की प्रगति का प्रामाणिक और दीर्घकालिक साक्ष्य प्रदान करता है, इसे जांचना आसान है, यह केवल अंकों पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। यह छात्र की प्रगति का प्रामाणिक और दीर्घकालिक साक्ष्य प्रदान करता है। नेक्स्ट 9 है डिस्कैल्कुलिया से ग्रस्त छात्र को केवल कैलकुलेटर देना क्या कहलाता है? मॉडिफिकेशन, समायोजन, उपचारात्मक शिक्षण और पृथक्करण। तो ये हमारा क्या एकोमोडेशन होता है। जो इससे डिस्कैल्कुलिया से ग्रस्त छात्र है उसको अगर कैलकुलेटर से हम हेल्प दे रहे हैं तो ये एकोमोडेशन में आता है। नेक्स्ट, गिफ्टेड बच्चों के लिए त्वरण एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है? देखिए ये भी बिल्कुल न्यू है। जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए त्वरण एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है? उन्हें अधिक होमवर्क देना, उन्हें एक ग्रेड छोड़कर अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, उन्हें कक्षा का मॉनिटर बनाना, उन्हें एक स्कूल के बाद पढ़ाना। तो ये वाला यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर ये शो हो रहा है, एक ग्रेड छोड़कर अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। 11 ये भी पिग्मेलियन प्रभाव कक्षा में कैसे काम करता है? शिक्षक की उच्च अपेक्षाएं छात्र के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। सजा से अनुशासन बढ़ता है, शोर करने वाले बच्चे को बाहर निकालना, पुरस्कार से आंतरिक प्रेरणा घटती है। तो हमारा ए करेक्ट। शिक्षक की उच्च अपेक्षाएं जो हैं एक्सपेक्टेशन छात्र से उसके प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती। इसको पिग्मेलियन इफेक्ट बोलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 एक शिक्षक का यह मानना कि कम आय वाले परिवारों के बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं, ये किस चीज का उदाहरण है? कल्चरल कैपिटलिज्म यानी कि सांस्कृतिक पूंजी। बी है हमारा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता का, अनुभवजन्य सत्य का, आनुवांशिक प्रभाव का। तो देखिए बी वाला आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ये कॉग्निटिव बायस है और रूढ़िवादिता का भी ये बायस, रूढ़िवादिता भी है कि भाई जो कम इनकम वाले लोग हैं उनके परिवार के बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं। ये गलत वे में बात है यहाँ पर। 3rd
ब्रूनर ब्रूनर जो हुए हैं उस सर्पिल एक स्पिरल क्यूरिकुलम का मुख्य विचार उन्होंने दिया था। तो ये क्या बताते हैं इसमें, स्पिरल क्यूरिकुलम क्या, एक ही विषय को बार बार रटाना, जटिल विषयों को समय के साथ बढ़ती गहराई के साथ दोबारा पढ़ना, ये स्पिरल में आता है। ये बी वाला ये आंसर यहाँ पर करेक्ट है। जटिल विषय हैं तो उनको धीरे धीरे जो है उनको डीपली बढ़ते हुए जाना है आगे पढ़ाने के समय। 49 एक कक्षा में लचीला समूहन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बिल्कुल देखिए न्यू है। क्यों किया जाता है, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर स्थायी रूप से बांटने के लिए, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार समूहों को बदलने के लिए। देखो जब फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग की बात आई है तो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य इनके अनुसार समूहों को बदलने के लिए, ये वाला बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 15 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पीपीओ यानी कि पर्सनलाइज्ड पेडागोजिकल ऑप्शन का क्या अर्थ है, ये भी बिल्कुल देखिए न्यू क्वेश्चन है। बिल्कुल समावेशी शिक्षा के समय पर्सनलाइज्ड पेडागोजिकल ऑप्शन क्या है। 15 में सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना, छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर शिक्षण विधियों का चयन, यही वाला आंसर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट है। 16 सीखने का व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण किस पर सबसे कम जोर देता है, सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम की बात है, सुदृढ़ीकरण, अवलोकन योग्य व्यवहार, आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं, उद्दीपन अनुक्रियाएं। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला, इस पर सबसे कम जोर देगा व्यवहारवादी, इंटरनल मेंटल प्रोसेस पर। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 17 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोग्निटिव लोड थ्योरी के अनुसार एक शिक्षक को नई जानकारी कैसे देनी चाहिए, इसके अनुसार थ्योरी, ये भी बिल्कुल न्यू टाइप का हमारा वो है। बहुत सारी जानकारी एक साथ छोटी प्रबंधनीय इकाई यानी कि चंक के रूप में। तो हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, बिना किसी उदाहरण के, केवल मौखिक नहीं, ये वाला छोटी और प्रबंधनीय इकाई जो मैनेजेबल हो, इस प्रकार से हमें नई जानकारी देंगे उसको। 18 ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एडगर डेल के अनुभव के शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये उन्होंने दिया है, इसको भी याद रखेंगे। कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार सबसे प्रभावी सीखना कब होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी सीखना पढ़कर, सुनकर, वास्तविक अनुभव करके। देख ये वाला है करेक्ट आंसर है, यानी कि वास्तविक अनुभव करके ये सबसे अच्छा सीखना और प्रभावी सीखना होता है, करके सीखना। ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस में दिया है। यदि कोई बच्चा बी को डी लिखता है तो यह रिवर्सल त्रुटि क्या संकेत देती है, किस प्रकार की त्रुटि है ये, मानसिक मंदता, दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण, लापरवाही, खराब शिक्षण। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा पी, ये विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग में कठिनाई होती है ये, अगर बी को डी लिखता है। 20 मीरा एक मेधावी छात्रा है लेकिन वह परीक्षा के दौरान बहुत अधिक तनाव में रहती है और उसका प्रदर्शन गिर जाता है। इस संवेग संज्ञान इमोशन कॉग्निशन संबंध को सुधारने के लिए आप क्या सलाह देंगे, ये भी बिल्कुल देखिए न्यू है। उसे अधिक ट्यूशन पढ़ने को कहना,
उसे परीक्षा के अंकों पर ध्यान न देने और विश्राम की तकनीकें सिखाना। ये वाला ही आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। ये डांटना भी नेगेटिव है और परीक्षा देना छोड़ दे, ये भी नेगेटिव वे में। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट। नेक्स्ट 21। एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर कहता है, प्रश्न पत्र बहुत कठिन था। यह कौन सी रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू है बिल्कुल। दमन, युक्तिकरण, प्रतिगमन, प्रेक्षण। तो ये आता है इसके अंतर्गत रैशनलाइजेशन। यह कौन सी रक्षा तंत्र है? रैशनलाइजेशन। तो साथियों, इस प्रकार हमने 21 CDP के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आपको अभ्यास कराया। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे और इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।